पिछले कई महीनों से इराक और सीरिया में हिंसा के चलते हम और आप सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस, जिसने अब अपना नाम आईएस यानी इस्लामिक स्टेट रख लिया है, उसका नाम सुना। नाइजीरिया में सैकड़ों लड़कियों के अपहरण के बाद बोको हरम का नाम भी उछला। दुनिया का सबसे खतरनाक कहा जाने वाला आतंकी संगठन अल कायदा इन दिनों खबरों से बाहर रहा, लेकिन आज अचानक अल कायदा एक बार फिर 9/11 से थोड़े पहले सुर्खियों में है। अल कायदा की बात एक बार वापस पूरी दुनिया कर रही है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान संभाल रहे आयमन अल जवाहिरी ने भारत के लिए अलग शाखा का ऐलान किया है। भारतीय राज्यों का नाम लेकर जिहाद छेड़ने की बात कही है। इस वीडियो पर विस्तार से चर्चा अपने खास मेहमानों से करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। देश को आतंक से दहलाने की नई साजिश। अल कायदा के मुखिया अल जवाहिरी के मुंह पर पड़ोसी देशों और भारतीय शहरों के नाम। देश में जिहाद फैलाने का ऐलान। भारत के लिए अल कायदा की अलग ब्रांच खोलने का ऐलान। भारत के लिए बनाई इस अलग शाखा की कमान पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी असीम उमर को दी गई है। असीम उमर अल कायदा की शरिया कमेटी का मुखिया है। जाहिर है 55 मिनट के इस वीडियो के सामने आते ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। गृह मंत्रालय ने आईबी से इस वीडियो पर रिपोर्ट मांग ली। आतंकी हमले की आशंका में अलर्ट जारी कर दिया गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो की सत्यता जांची जा रही है, लेकिन जांच एजेंसियां फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। भारत में अब तक अल कायदा की मौजूदगी का ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जवाहिरी के इस वीडियो को अल कायदा के भर्ती अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए प्रश्नकाल में चर्चा इसी पर कि 9/11 से पहले रिलीज किए गए इस वीडियो का मकसद क्या है। क्या अल कायदा के मंसूबों को कुचल पाने में कामयाब होंगी हमारी सुरक्षा एजेंसियां? तो भारत के लिए कितना चिंता का विषय है कि अल कायदा अब भारत के लिए एक अलग विंग खोलने जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में यहां मेरे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन आलोक बंसल, जेएनयू में सेंटर ऑफ अरबिक एंड अफ्रीकन स्टडीज के चेयरमैन मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। गुड़गांव स्टूडियो में है पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू, जो कि चीफ नेगोशिएटर भी थे कंधार हाईजैक के वक्त। वो अफगानिस्तान में और साथ ही साथ म्यांमार में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। गुड़गांव से हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन, और अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली से जुड़ने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार और इराक से हाल ही में रिपोर्टिंग करके लौटे प्रवीण स्वामी। साथ ही साथ खास मेहमान लाहौर से पाकिस्तान से स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीद चौधरी। चौधरी साहब, आपका स्वागत है और आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले सुशांत सरीन, आपसे समझना चाहता हूं कितना बड़ा खतरा है अल कायदा भारत के लिए अब, जबकि वो पूरा ध्यान यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में फोकस करने वाला है। देखिए, इस तरह की चीज को गंभीरता से तो लेना चाहिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहले इस तरह की यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कोशिश की है, पहले भी कर चुके हैं और अब दोबारा से कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि शायद इसकी ज़्यादा जो अपील होगी वो पाकिस्तान के अंदर ही होगी, जहां पर कुछ हद तक ये अभी भी सक्रिय है। पिछले चंद महीनों में मेरा ख्याल अल कायदा को काफ़ी ठेस लगी है आईएसआईएस के उभरने के बाद, और अल कायदा की जिस तरह से उनके पास पैसे आते थे या जिस तरह से उनके पास रिक्रूट्स आते थे या जिस तरह की उनकी एक सेंट्रलिटी थी सारे जिहाद के नैरेटिव में, वो काफ़ी हद तक वो पिछड़े हैं। और पाकिस्तान में कश्मीर का नाम लेना या गुजरात के दंगों का नाम लेना या बर्मा में जो हो रहा है उसकी बात करना या बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं जिसमें जमाते इस्लामी वाले सरफहरिस्त हैं और वो उन्होंने काफ़ी हद तक आतंक भी मचाया हुआ था बांग्लादेश में और उनके ऊपर सरकार क्रैकडाउन कर रही है। इन सारी चीज़ों का पाकिस्तान के अंदर एक तरह का रोष भी पाया जाता है जो जमाते इस्लामी जैसी दहशतगर्द तंजीमों ने वहां पर उभारने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल ज्यादा पाकिस्तान की तरफ केंद्रित होगा और वो विचार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाता है। उस विचार से
दुनिया के कई लोगों की जिंदगी खूबसूरत हो सकती है या फिर खराब हो सकती है। ये जो विचार है इस्लामी खलीफत का, ये अलकायदा के अंदर भी है और उसकी एक लड़ाई है आईएसआईएस के साथ भी। इसको आप भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? अलकायदा आज जो है विश्व में जो इस्लामिक कट्टरपंथ के जितने भी चरमपंथी गुट हैं उनका एक सरगना है, और ये जो एक काम कर रहा है ये एक पर्टिकुलर विचारधारा के अंतर्गत कर रहा है। और इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक अरबी आउटफिट होने के बावजूद ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में आज की तारीख में जो वहां पर डटा हुआ है, इसके पीछे इनकी एक विचारधारा है। इनका यह विश्वास है कि एक हदीस है जो ये कहती है कि एंड ऑफ टाइम बैटल या कयामत से पहले की जो जंग है वो खुरासान में लड़ी जाएगी। और खुरासान, जैसा कि आप जानते हैं, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक हिस्सा है। और यह खुरासान का महत्व इतना ज्यादा है कि जब इस्लामिक स्टेट के अबू बकर बगदादी ने अपने आप को खलीफा प्रोक्लेम किया था तो उन्होंने भी अपने आप को शुरू में खुरासान का खलीफा कहा था। तो यह खुरासान का महत्व है। और इसके आगे जो हदीस कहती है, एक मिनट शॉर्ट में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में जहां जहां पर ये एक्टिव है अलकायदा, इसके बाद जो अगली लड़ाई होगी वो भारत के लिए होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि हदीस आगे कहती है कि जब खुरासान में इस्लामिक शक्तियां विजयी होंगी तो उसके बाद गजवाए हिंद होगा, यानी भारत के लिए युद्ध होगा। और पाकिस्तान में कई रक्षा विशेषज्ञ हैं जो इस गजवाए हिंद की बात कई बार करते रहते हैं। तो ये हम जैसे लोगों को एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन लग सकता है, पर जो लोग इस विचारधारा के अंतर्गत जान दे रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं वो इसमें विश्वास करते हैं और इसके अंतर्गत वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो जवाहरी साहब का जो एग्जॉर्टेशन है भारतीय मुसलमानों को, और विशेषकर उन क्षेत्रों में कि जहां की उनकी परसेप्शन है कि यहां के लोग शायद किसी कारण से नाराज होंगे सरकार के प्रति, तो ये इस डायरेक्शन में एक पहला कदम है। और इसके साथ साथ एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश है इस्लामिक स्टेट को, क्योंकि इस्लामिक स्टेट में ऑलरेडी भारतीय मुसलमान जो है जाने चुके हैं। 17 के करीब लोगों की जानकारी है, पर सैकड़ों ऐसे होंगे जो मध्य पूर्व के अन्य राष्ट्रों में काम करने गए और वहां से इराक पहुंच गए, इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं उनको यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अलकायदा अभी खत्म नहीं हुआ और अभी भी यह सबसे बड़ा प्रभुत्व वाला कट्टरपंथी संगठन है। विवेक काटजू साहब, आप चीफ नेगोशिएटर रहे कंधार हाईजैक के वक्त और बहुत लंबे समय से अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार और उसके आगे की हालत को बहुत ध्यान से देखते रहे हैं। कई आतंकवादियों से और साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान के बड़े नेता जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, इनको सेट करने में उनको भी आप करीब से जानते हैं। भारत का मेजर्ड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प क्या हैं? देखिए, मेरा मानना है कि एक नया मोर्चा आतंकवाद का खोलने का प्रयत्न है। हमारे गवर्नमेंट तंत्र को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन हमें देश की हैसियत से कोई संतुलन खोने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सरकारी एजेंसीज को, खुफिया तंत्र को, हमारी सेना को, पुलिस को 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है आतंकवाद और कट्टरपंथी विचारधारा से डील करने का। जी, तो हमारे पास अनुभव है। अब विचारधारा जो अलकायदा तो आप कह रहे की हैं है, अगर हम आपस में लड़ने लगेंगे देश के अंदर तो वो एक तरह से अलकायदा के जाल में गिरने के बराबर होगा, फंसने के बराबर। अगर आप इजाजत दें मैं 2 शब्द और कह दूं। मेरा मानना यह है कि हमारा जो मुस्लिम समुदाय है वो ऐसा कच्चा नहीं है कि अलकायदा के बहकाने में बहक जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ हमें जो मुस्लिम यूथ है उसकी तरफ देखना पड़ेगा। और उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि कुछ बयानात जो कि मुस्लिम लीडर दे रहे हैं, जैसे कुछ दिन पहले एक यूपी के मंत्री ने दी कि यहाँ मुसलमानों का शोषण हो रहा है, वो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो उनका भविष्य नहीं है। ऐसे भड़काऊ रिमार्क्स और टिप्पणियाँ नहीं होंगी, क्योंकि ये वास्तविकता से दूर है।
मोदी जी की सरकार ने खुद कहा, मोदी जी ने कहा है कि वो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, और अगर उस नीति पर हम चलें, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चलेंगे, तो हमारा जो एक संवैधानिक बिल्कुल। तो प्रणाली है, राजनेता राजनीतिक रोटियां ना सेके इस मुद्दे पर ये जरूरी होगा, इसमें कोई शक नहीं। आइए अब व्यू लेते हैं लाहौर से, पाकिस्तान से। नवीद चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहूंगा कि अल कायदा की जहां तक फिलॉसफी रही है वो प्रो तालिबान रही है और पाकिस्तान की सरकार के भी खिलाफ रही है, तो पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से मुकाबला करेगा अल कायदा का, और यहां आप कितना स्कोप देखते हैं ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बातचीत पटरी से उतर गई है? यहां पर कैसे अब दोनों साथ आएंगे, कैसे ये कोशिश की जाएगी कि अलकायदा इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए? देखिए, आपको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में जरबे ऑपरेशन चल रहा है, वो तालिबान के खिलाफ चल रहा है और वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है। अब जिस तरीके से पाक फौज इस वक्त उनका कला कर रही है वो सबके सामने नजर आ रहा है। इस मौके पे जब इन्होंने आपकी तरफ एक बयान दिया और ये कहा कि जी वो अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, ऐसी धमकी तो इंडिया ने पहले भी धमकी नहीं है। मुझे याद है कि 2007 के अंदर पहली दफा कॉमनवेल्थ गेम्स थी, उस वक्त भी ये सेट आया था, उससे पहले भी बहुत सी दफा आया। फिर 2012 में जो स्पेशली ये कहा गया जी कि इजराइल और यूएसए और अफगानिस्तान के अंदर जो स्ट्रेटेजिकल आपके इंटरेस्ट है उनको वॉच करते हुए उन्होंने जिक्र कहा था। तो मैं समझता हूँ इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन उससे बेहतर यह है कि नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर करने के लिए सोचे, क्योंकि यहाँ उसकी रिजर्वेशन है। पर क्या पाकिस्तान के अंदर भी, नवीद चौधरी साहब, क्या पाकिस्तान के अंदर भी आम जनता ये समझ रही है कि फौज शायद नहीं चाहती, पाकिस्तान की सेना ये नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत आगे बढ़ सके? एक चीज, और दूसरी, अल कायदा को अगर भारत में कुछ करना है तो उसको नेटवर्क यूज करना पड़ेगा जो आईएसआई यूज करती रही है, जो उससे जुड़े हुए कुछ और लोग यूज करते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आईएसआई को पूरी तरह से रेन इन कर सकेंगे नवाज शरीफ साहब, आईएसआई के रोग एलिमेंट्स को? ये तासुर गलत दिया जा रहा है कि जैसे कोई फौज की और नवाज शरीफ की महाजरा है, ऐसी बात नहीं है। ना इंडियन इश्यूज पे है। जब वो नरेंद्र मोदी साहब की इनॉग्रेशन पे गए थे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त किया। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो टॉक्स शुरू होनी थी हमारी, लेकिन वो जो एम्बेसी के अंदर हुर्रियत के कुछ लोगों के आने की वजह से जो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक इस पर आइए ना कि आईएसआई का जहां तक सवाल है, क्या पूरी तरह से रोग एलिमेंट्स को भी रेन इन कर पाएंगे नवाज शरीफ? आपको लगता है आज उतनी ताकत उनके हाथ में है? देखें, जहां तक ताल्लुक है इस वक्त फौज का और मौजूदा गवर्नमेंट के उसके रिलेशन में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही कि जिससे वो कमजोरी नजर आ रही हो, क्योंकि आज पार्लियामेंट सारी की सारी मौजूदा हुकूमत के पीछे खड़ी है। वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और पूरी कौम पीछे खड़ी है। इसलिए मैं समझना हूँ ये तासुर देना, और फिर जो एजेंसी आईएसआई एजेंसी है वो ऐसी एजेंसी नहीं है जिसको पाकिस्तान और तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र ना हो या पाकिस्तान के मफाद की फिक्र ना हो। लेकिन उसके साथ साथ जो बयानात वहां से इंडिया से अगर आएंगे, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो हमारी छोटी मोटी झड़पें रोजाना होती रहती है, उससे जरूर हमारे कंसर्न है, उससे जरूर हम सोचते हैं कि ये किस नहज पे लेके जा रही है। और टॉक्स को दोबारा शुरू करना चाहिए। जब तक टॉक्स दोबारा शुरू नहीं होंगी और कंस्ट्रक्टिव टॉक्स नहीं होंगी, ये हालात और ये वाकयात वहां रहेंगे और ये मुश्किल। नवीद साहब हमारे साथ ही रहे लाहौर से। इस वक्त प्रवीण स्वामी हमारे साथ हैं जो कि इराक से रिपोर्टिंग करके लौटे हैं, और ऐसे समय में जबकि भारत में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर कई लोग ऐसे वीडियोस देख के उनके प्राण सूख रहे थे, ऐसे समय में वहां से रिपोर्टिंग करके प्रवीण स्वामी लौटे हैं। प्रवीण, ये बताइए, भारत में शायद कई लोगों को आज भी ये समझना बहुत मुश्किल है कि इराक में इस्लामिक स्टेट जैसे जब आतंकवादी अंदर घुसाते हैं तो वो उस देश के लिए और बाकी दुनिया के लिए कितने बड़े खतरा बन जाते हैं। देखिए, अलकायदा में हमेशा एक विचारधारा रही है कि दहशतगर्दी से सिर्फ कुछ नहीं होगा, और जब तक एक इस्लामी स्टेट नहीं बनेगा, एक इस्लामी हुकूमत नहीं बनेगी, तो जिहाद आगे पूरी तरह बढ़ नहीं सकता है। ऐमान अल-ज़वाहिरी ने अपने आप ऐसी एक किताब लिखी थी जिसमें यही सब कहा था।
2001 में। 9/11 की घटनाओं के बाद इस्लामिक मूवमेंट का जो स्टेट था अफ़गानिस्तान, वो उनके हाथ से निकल गया। इस्लामी अमीरत थी जो अफ़गानिस्तान में, वो गिराई गई। और ये 10-11 साल के बाद अब पहली बार जाके एक इस्लामिक स्टेट पे कोई भी जिहादी ताकत कब्ज़ा कर पाई है, सीरिया के एक हिस्से में और इराक़ के एक हिस्से में। इससे पूरे इस्लामिक मूवमेंट को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है, एक जगह मिली है जहां से वो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, जहां वो काडर की ट्रेनिंग कर सकते हैं, और जहां वो आप जिस इराक को अपनी आंखों से देखकर आए हैं, उसके वीडियो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोड्यूसर साहब वो वीडियोस भी जरा लाएं आईएसआईएस वाले। मैं वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, क्या आपको लगता है कि आईएसआईएस ने एक लीडरशिप ले ली है? ओसामा बिन लादेन ने एक समय पर आईएसआईएस को डिसोन कर दिया था और इस्लामिक स्टेट को उन्होंने कहा था कि मैं इसको सही नहीं मानता हूं, ये अलकायदा का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या आज वो स्थिति आ गई कि अलकायदा इनसिक्योर हो गया है? ये बिल्कुल कहा था। और उस इलाके में सीरिया और इराक में अलकायदा पूरी तरह ख़त्म हो गया है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसमें अलकायदा से जुड़े हुए तंजीमें जो हैं उनने बहुत बुरी तरह मार खाई है। जैसे 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन एक तरह से आप कह सकते हैं रॉक स्टार बन गए थे जिहादी मूवमेंट के, आज की तारीख अल बगदादी जिनने अपने आप को कालिफ बुलाया है, वो एक रॉक स्टार बन गए हैं। मेरे ख्याल से सुशांत सरीन का एनालिसिस बिल्कुल सही था, जहां उन्होंने कहा कि इस अलकायदा की नई तंजीम बनने का असली वजह यह है कि वो पाकिस्तान में जिहादियों को अपने करीब लाना चाहते हैं। फ़िक्र की ये बात है कि इन लोगों को पास लाने में सिर्फ वीडियो टेप निकालने से काम नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, बहुत बड़े एक्शन भी करने पड़ेंगे, जिससे ये दिखा पाएंगे कि ये आईसिस से बड़ी ताकत है। और इसलिए भारत को इस वक्त बहुत ही खतरा है कि हम निशाने बनेंगे इस बड़े एक्शन के। उनको ये दिखाना होगा कि लश्कर तैयबा या आईसिस से बड़ी चीज़ें ये कर सकते हैं, और वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे आने वाले हफ्ते और महीनों में। प्रवीण जी हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर प्रोफेसर मुजीबुर रहमान भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया अभी तक हुई है इस खबर को लेकर, ये पहले सुन लेते हैं। भारत ऐसी तमाम ताकतें, जो ताकतें की भारत की तरफ बुरी नज़र से देखने की कोशिश भी करती हैं, उनको जवाब देने में, उनको ठीक करने में सक्षम है। और अगर उनके दिमाग में उनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी मंसूबे भारत में नुकसान पहुंचाने के, भारत में अशांति पैदा करने के हैं, तो उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उसके उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। The government must take cognizance of this, and more than that, they must put pressure on Pakistan to expedite the 26/11 trial which is going on in Pakistan, because only when people who are linked to these instrumentalities are convicted of offences would a salutary message go out to them. प्रोफेसर मुजीबुर रहमान, यहाँ पर कोशिश जो की कर रहा है अलकायदा और अल जवाहिरी उसके चीफ कर रहे हैं, वो कोशिश ये है कि भारत में कई लोगों को बरगलाया जाए। मुसलमान कई दुनिया में ऐसे हैं जो कि अलकायदा को पूरी तरह से नकारते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि पोटेंशियली जिहादी माइंडसेट के हैं, उनको अपनी तरफ लाया जाए। और 4 ऐसे लोग इस्लामिक स्टेट के लिए जाकर, आईएसआईएस के लिए जाकर इराक और सीरिया में लड़े भी हैं। इस तरह की खबरें हैं। किस तरह की एक कोशिश है अल जवाहिरी की, किस तरह की अप्रोच है जो 55 मिनट का वीडियो आपने देखा है उसके अंदर, कि वो लोगों को अपने साथ ले सके? सबसे पहले तो मैं, जो बंसल साहब ने एक बात कही एक हदीस के हवाले से, ग़ज़वतुल हिंद, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे नॉलेज में, मैंने हदीस पढ़ी है, मैं अरबी ज़बान का प्रोफेसर हूँ, ऐसी कोई हदीस मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। हदीस में हिंदुस्तान का जितना भी जिक्र आया है, बहुत अच्छे अंदाज में जिक्र आया है। अरबी लड़कियों के नाम हिंद हुआ करते हैं, वो अपने नामों के साथ जो हैं वो हिंद लगाते हैं, और जो अरबी तलवारें होती थी उनको मुहन्नद कहते थे। तो हिंदुस्तान हमेशा अरब दुनिया में और प्रॉफिट के ज़माने में भी अच्छी नज़र से देखा जाता था। तो इन्होंने ये हदीस कहाँ से इनको मिली, मैं इनसे जानना चाहूँगा। जहाँ तक अयमन अल जवाहिरी की कोशिश है कि हिंदुस्तान में पहले आपकी बात का जवाब ले लें। हाँ, मैं असल में इनको बताना चाह रहा था कि जैसे हदीस की कई किताबें हैं, ये साही बुखारी और मुस्लिम की नहीं है,
पर उसके अलावा कई किताबें हैं। और अगर आप सैयद सलीम शहजाद की किताब पढ़ें जो उन्होंने लिखी है मरने से पहले, कौन सी किताब आप बताएं मुझे? इनसाइड बिन लादेन, इनसाइड तालिबान एंड अल कायदा बियॉन्ड 9/11 एंड बिन लादेन। आप हदीस की 6 सही किताबें हैं, उनमें से किसी एक का रेफरेंस दीजिए। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि उसके बारे में, हदीस के बारे में, जो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप पाकिस्तान टीवी में देखें, जायद हमीद साहब हमेशा मैं अरबी का स्कॉलर नहीं हूँ, आप अरबी के प्रोफेसर हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में इसको देखा जा रहा है, जो आपने बात कही है, इट्स वेरी ऑफेंसिव, इट इज वेरी अनऑथेंटिक। इस तरह की बात अगर आपके पास वो नहीं है। इस्लामी खलीफत का जहां तक सवाल है, जी, खिलाफत जी कि पूरी एक खलीफा हो जो कि बहुत बड़े इलाके में राज करे, इसकी विचारधारा है क्या जिसको अल कायदा फॉलो करती है? वो क्या? अल कायदा का तो अपना वो है। अल कायदा अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें, बेसिकली इट स्टार्टेड विद, इसने जो शुरू किया एंटी अमेरिका, एंटी वेस्ट से, यहाँ से उसका वो शुरू हुआ। उसके बाद फिर उनका जो विचारधारा वो जिहाद का है कि जिहाद के ज़रिए मुस्लिम वर्ल्ड को आज़ाद करेंगे, अमेरिकन और यूरोपियन डोमिनेशन से वो करेंगे। वहाँ से उनका जिहाद का जो आइडिया निकला। जहाँ तक ज़वाहिरी का जो अभी स्टेटमेंट आया है, मैं मानता हूँ कि हमें ज़रूर अलर्ट होना चाहिए। और जैसा कि नकवी साहब ने कहा कि हमारी जो वो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सक्षम हैं, कैपेबल हैं सब तरह के थ्रेट्स को हैंडल करने की। लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आप इतिहास को देखेंगे, हमेशा से पीस लविंग रहे हैं। अलकायदा जबकि अपने उरूज पर था अफगानिस्तान में, एक भी हिंदुस्तानी अलकायदा का मेंबर नहीं था। आज जबकि अलकायदा बिल्कुल जवाल पर है जी, और वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसने अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की वो हरकतें कर रहा है। ठीक है, हमारे सारे मेहमान हमारे साथ हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे साथ ही रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह एक तरफ अपील कर रहा है आयमन अल जवाहिरी कि लोग भारत से अब अल कायदा के साथ आएं, लेकिन ऐसे लोग जो दुनिया के अलग अलग इलाकों से आते हैं ISIS के साथ, अल कायदा के साथ, उनकी जिंदगी कैसी होती है, वहां से निकलना क्या आसान होता है, ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ISIS से छोड़कर भागे व्यक्ति का आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रश्नकाल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आतंकवादी संगठन अल कायदा की, जिसने जिहादियों की भर्ती के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी नई शाखा खोलने का ऐलान किया है। आखिर क्या वजह है कि कई बरसों से कमजोर पड़ा अल कायदा 9/11 के ठीक पहले आज अचानक एक वीडियो के साथ सुर्खियों में आया? बताया जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन ISIS है, जिसे इस्लामिक स्टेट का भी नाम दिया गया है, जो 1 साल पहले तक अल कायदा के साथ हुआ करता था। देखिए ये रिपोर्ट। दो आतंकी संगठन, दोनों का मकसद एक, दुनिया भर के मुसलमानों को प्रभावित कर जिहाद में शामिल करना। लेकिन कभी साथ रहे ये दोनों संगठन आज एक दूसरे से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सुन्नी आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया लगातार सुर्खियों में और तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सबसे धनी आतंकी गुट में दुनिया भर के विदेशी लड़ाके शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में भी ISIS ने आतंकियों की भर्तियां की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISIS की जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के गरीब मुस्लिम इलाकों पर खास नजर है और यहाँ से करीब 100 भारतीय ISIS के लिए इराक और सीरिया में जंग लड़ रहे हैं। पिछले दिनों कल्याण से इराक गए 4 लड़कों में से एक आरिफ इराक में जारी जंग में मारा गया था। इसकी पुष्टि खुद ISIS ने भी की। माना जा रहा है कि ISIS के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ही अब अल कायदा ने भी भारत में आतंकियों की भर्ती करने के लिए अपनी शाखा खोली। ISIS का मुखिया अबू बकर अल बगदादी लादेन को अपना गुरु मानता है, लेकिन एक सच ये भी है कि ISIS की क्रूरता की वजह से ही अल कायदा ने खुद को इससे अलग कर लिया था। 2011 में
पाकिस्तान में लादेन की मौत के बाद उसे घर से मिले दस्तावेजों से ये पता चला था। लादेन की चिट्ठी के मुताबिक इस्लामिक आतंकियों का ये संगठन दुनिया भर में इस हद तक निर्मम तरीके से क्रूरता बरसाने में सक्षम है कि अलकायदा ने भी उससे संबंध रखना सही नहीं समझा। ISIS के आतंकी आम लोगों पर भी कहर बरपाने से परहेज नहीं करते। ISIS की क्रूरता की ताजा गवाह अमेरिकी पत्रकारों की बर्बर हत्याएं, जिसे उसने हाल ही में अंजाम दिया। आइए अपने खास मेहमानों के पास अब चलते हैं। सुशांत सरीन, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। ये समय काफी बदला हुआ है, ऐसे समय में जबकि मीडिया काफी खुल गया है, सोशल मीडिया है, ISIS के वीडियो पूरे के पूरे वैसे के वैसे ही देख पाते हैं लोग। ओसामा बिन लादेन से लेकर अभी जो अयमन अल जवाहिरी का समय आ गया है, यहाँ जब कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर में युवाओं की भर्ती की जाए अल-कायदा में, ISIS को, तो परिवार के स्तर से लेके सरकार के स्तर तक कैसे इन युवाओं को ऐसे इन्फ्लुएंसेस से बचाया जाए? मैं पहले एक जरा वजाहत कर दूं। अभी जो प्रोफेसर साहब और मेरे मित्र आलोक बंसल के बीच में जो डिबेट हो रहा था, उसमें दोनों ही ठीक बात कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक हैं कि इस तरह की कोई हदीस नहीं है, जो हदीस की किताबें हैं उसमें कुछ नहीं है। और आलोक बंसल वहाँ तक ठीक हैं कि जो जिहादी तंजीमें हैं पाकिस्तान में, उन्होंने इस तरह की हदीस को मैन्युफैक्चर किया हुआ है। और जो जिहादी तंजीमों में जो आलिम हैं वो जानबूझ के इसको बढ़ावा देते हैं, और बाकी वैसे ही अनपढ़ गवार लोग हैं इसको वैसे ही वो इम्बाइब कर लेते हैं। तो दोनों ही बात ठीक कर रहे थे, तो ये एक वजाहत मैंने सोचा कि कर दूं तो बेहतर रहेगा। जहां तक आपके सवाल की बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप परिवार से लेकर सरकार तक की बात तो करते रहे, लेकिन जो 4 लड़के की आप बात कर रहे थे जो वहां पर गए, या जो बाकी और लोगों की रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या आप जानते हैं कि आपके पास कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत आप इनको हिरासत में ले सके या इनको रोक सके? आपके पास कोई कानून नहीं है। ना तो ये जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और फिर हमारे एक जज साहब थे जिन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में ये लॉ पास किया या एक ऑर्डर दिया कि सिर्फ महज इसलिए कि आप एक दहशतगर्द तंजीम के कार्ड कैरिंग मेंबर हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो इस तरह के माहौल में तो सभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, ना परिवार उसको रोक सकता है, ना सरकार उसको रोक सकती है। विवेक कार्डियो साहब को मैं सुशांत जी आपके पास आऊंगा। विवेक कार्डियो साहब, एक जो फ्रेमवर्क होना चाहिए आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो नहीं है आज भारत में। एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं सुशांत सरीन, आप सहमत हैं? क्योंकि आप देश के बाहर से और देश के अंदर से इसको दशकों से देखते रहे। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मेरे मन में है वो ये कि अगर हमारे देश का युवक, हर वर्ग का युवक ये माने कि उसका भारत में भविष्य है, तो ऐसी तंजीमें, अल-कायदा और ये और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इनके भड़कावे में वो नहीं आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश जरूर होगी, कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा इस्लामिक वर्ग जो है, हमारे जो भारत के मुसलमान हैं, और वो हमारे संविधान के में विश्वास रखते हैं और यही चाहते हैं कि संवैधानिक जितने हकूक लेकिन बरगलाने वालों की शायद कमी नहीं है, और उसमें राजनेता भी कुछ शामिल है। लाहौर चलते हैं, नवीद चौधरी साहब, ये समस्या, ये प्रॉब्लम तो आप पाकिस्तान में भी फेस करते होंगे, जहां यूथ को बरगलाकर किसी न किसी तरह से अल-कायदा और IS जैसे संगठनों से जोड़ने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में तो कई लोग बाहर के देशों में जाके लड़ते भी हैं। वहां कोई फ्रेमवर्क आप अभी तक बना पाए जिससे कि आप अपने युवाओं को, अपने यूथ को बचा सकें? देखिए, ये जो प्रॉब्लम थी ये शुरू से तो थी, लेकिन आज जिस तरीके से लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, और इस वक्त तमाम मुसलमान ममालिक जो हैं और रियासतें जो हैं वो इस चीज़ को कंडेम कर चुकी हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। और आजकल खासकर जो ऑपरेशन हमारे यहाँ चल रहा है, उसके बाद इस चीज़ों पे काफ़ी रुकावट आई है। और खासकर जो लॉ हमने नया अभी रिसेंटली, पर क्या आप ये नहीं कहेंगे कि एक ऑनगोइंग बैटल है, लगातार लड़ाई इस पर करते रहना होगा, क्योंकि लगातार आतंकवादी संगठन भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं?
देखें वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं समझता हूँ इनका इतना असर नहीं है जितनी इनकी प्रोपोगेशन हो रही है, और जो प्रोपोगेशन इसकी हो रही है उसके नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। जैसे इंडिया के अंदर आज इस इश्यूज के ऊपर जिस तरीके से आप हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबके सहमत हूँ उनकी बातों से जो वो कह रहे हैं कि ये वो हालात नहीं है अभी जैसे। हाँ, लेकिन जो कंसर्न है जैसे कश्मीर में है, असम में है, इस तरह बांग्लादेश में है, दूसरों में है, उसके असरात आ सकते हैं अगर उनको दूर ना किया गया। अगर पाकिस्तान के साथ जंग के हालात पैदा किए गए और मुल्क के दोनों तरफ ऐसे हालात रहे कि आगे बातचीत ना बढ़ सके, तो उससे वो फायदा उठाते हैं और ये कुर्ते उससे फायदा उठाती है। हमें चाहिए कि इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसके तहत रह के हमसायों के साथ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इकोनॉमिकली भी और इन इश्यूज के ऊपर भी जो कोर इश्यूज है उनके ऊपर भी डिस्कशन करें और मुज़ाकरत करके इसको आगे बढ़ाएं। ना कि अगर बिल्कुल नवीद साहब, अगर युवाओं के पास अच्छे ऑप्शंस होंगे तो इस रास्ते पर जाने से उन्हें रोका जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, दो शब्द कहना चाहता हूं अपने पाकिस्तानी भाई से। जी देखिए, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है, और हमारे पाकिस्तानी भाई को मानना चाहिए कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भारत में, जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करी है। और अब ये वक्त आ गया है कि हमें वो नसीहत नहीं दें कि हमसाओं के बीच में किस तरह के रिश्ते होने चाहिए। वो अपने गरेबान में झांक के देखें। ये सब जो हो रहा है ये इसकी इस हकीकत से वो अपनी को नजरअंदाज नहीं करें। देखें, आपने भी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को देखा था, उसके बाद से जो इशू चल रहा है उसको आप इस नजर में ना देखें। आप देखें कि रियलिटी क्या है। वहां जो मुजाहिदीन, रेमेडी ये है भाई, मेरे भाई रेमेडी पहली ये है कि आप इन तंजीमों को दूध ना पिलाएं। सांप को दूध पिलाया है आपने, दशकों से दूध पिलाया है, आप उसको बंद करें। प्राइम मिनिस्टर थी, जब आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त से लेकर हम आज तक इसी इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ दोनों तरफ से, जो इंडिया से भी होती है और पाकिस्तान से भी होती है, उसके खिलाफ हमने किया। लेकिन हमने इनको कोर इशू बनाने की बजाय, सॉल्व करने की बजाय, हमने इसको एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके नुकसान हो रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्शन के दौरान इन इश्यूज को किसी और एंगल से देखा, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये इश्यूज आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। भारत पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, खाली पाकिस्तान नहीं कह सकता है कि ये इश्यूज हैं। हमारा भी उन पे नजरिया है, उसको भी आपको मानना पड़ेगा। उसको आप अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। नवीद साहब, ये कई साल का गुस्सा है सिस्टम को देखते हुए दोनों देशों में, लेकिन इस वक्त में ऐसी फैमिलीज और ऐसे युवा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके लिए यह भी दिखाना चाहूंगा कि आतंकवाद एक वन वे का रास्ता है। अंदर जाना शायद एक बार आसान है, लेकिन वहां से लौटना बेहद मुश्किल। आईएसआईएस को छोड़कर एक जो युवा वापस किसी तरह बच के आया है, उसकी आप बीती सुनिए। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू CNN और नेटवर्क 18 का है। इस इंटरव्यू में सुनिए कि आईएसआईएस के प्लान्स क्या हैं और एक बार युवा वहां जाए तो उसको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। The main and principal goal of the Islamic State that they tell their new members is to establish an Islamic State that will encompass the Arab world. And after that, we go to the other countries. Raqqa is close to the border of Iraq, and we saw lately that weapons were going back and forth from Iraq. Since Western fighters joined ISIS, they consider their home country as infidels. If they have a chance, they will carry out attacks, because they think of it as an infidel country, and it should be fought. It is possible that the goal was to project the image that a European or a Western person executed an American, so that they can showcase their Western members and appeal to others outside Syria and make them feel that they belong to the same cause, and that they too can do anything in support of ISIS in their respective countries. Philosophy is prohibited. They canceled it as a kind of blasphemy. Many subjects have been canceled, like music and even sometimes sports. All of them have been canceled from the school curriculum. कैप्टन बंसल,
अभी अभी जैसे कि आप सुन रहे थे आतंकवादियों की किस तरह की सोच है, आईएसआईएस छोड़कर लौटा एक व्यक्ति ये बता रहा था। क्या आपको ये लगता है कि विचारधारा ये लोग दे सकते हैं और पाकिस्तान जैसे देश जब तक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद नहीं करेंगे तब तक ये दुनिया भर के लिए एक बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के लिए भी? इसमें कोई शक की बात नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि इन लोगों की जो विचारधारा है, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो एक वैश्विक इस्लामिक अमीरात बनाने का है। जैसा कि उसने कहा कि पहले वो अरब देशों पे कब्जा करेंगे, फिर आगे फैलेंगे, और इस तरीके के विचार है। और पाकिस्तान ने जो कट्टरपंथी तंजीमों को जो पनाह दी और उनको भारत अपना जो विदेश नीति का जो एजेंडा था उसको फॉलो करने के लिए जो किया, और उसका आज कुछ हद तक फल पाकिस्तान को मिल रहा है कि कई ऐसी तंजीमें उसके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं। यहां मैं दो चीजें और कहना चाहूंगा कि काटजू साहब ने कहा कि भारत को काफी एक्सपीरियंस है, अनुभव है कट्टरपंथी ताकतों से के खिलाफ कार्य करने का। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमारा इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ज्यादा अनुभव नहीं है। हमारा पृथकतावादी संगठनों के खिलाफ रहा है, आतंकवादी ऑर्डिनरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। जहां तक वैश्विक इस्लामिक कट्टरपंथ है, उसको आज भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां बहुत अच्छी तरह से नहीं समझती। और इस मसले का हल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं हो सकता, इसका हल जो है डी रेडिकलाइजेशन है, जिसके लिए आपको केयरफुली आप जो कह रहे हैं उस पर विवेक काटजू भी कुछ कहना चाहेंगे, प्रोफेसर रहमान भी कुछ कहना चाहेंगे, और उधर ध्यान से लाहौर में बैठकर हमें सुन रहे हमारे खास मेहमान नवीद चौधरी और सुशांत सरीन भी, जो बहुत ध्यान से सारी बात सुन रहे हैं और सहमत नहीं है कई बातें जो कही जा रही उनसे। सबसे करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में आज हमने एसएमएस के जरिए हमारे दर्शकों से उनकी राय भी मांगी थी। सवाल था कि क्या भारत की सुरक्षा एजेंसियां अल कायदा को कुचल सकेंगी? अभी तक जो हमें जवाब मिले उनके मुताबिक 82%, 82% लोगों का कहना है हाँ, और 18% का कहना है कि नहीं। सुशांत सरीन, आपके पास आना चाहूंगा, क्या मामला वाकई इतना सिंपल है? 82% लोग ये पूरा विश्वास करते हैं कि आतंकवादी संगठन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुशांत, देखिए, मैं महज इसलिए कि 82% लोग ये मानते हैं, मैं तो शायद नहीं मानता, और इसका कारण एक ये है कि हमारे यहाँ पर शायद उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि क्या फिनोमिना है। अभी आपने अपने प्रोग्राम में ये दिखाया और आपने नसीहत दी कि भाई देखिए ये वन वे स्ट्रीट है। आप भी शायद ये नहीं समझे कि ये जो लोग जाके जिहाद का जज्बा जिहाद लेके जाते हैं, ये वन वे स्ट्रीट के लिए ही जाते हैं, अधिकतर जाते हैं। ये तो एक डेजर्टर हमें मिल गया जो कि भागना चाहता था, उसे भागने नहीं दिया। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। वो एक एक्सेप्शन है। ये बेसिकली ये जो सारा जिहादी फलसफा है, ये एक तरह का डेथ कल्ट है। तो हमारे यहाँ पर ये भी अभी तक समझ पूरी तरह से नहीं आई। हमारी सुरक्षा एजेंसियां शायद जो सेंट्रल लेवल पर हैं, जो इंटरनेशनल टेररिज्म को देखती हैं, वो तो शायद ये अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन जो लोकल लेवल, स्टेट लेवल पर पुलिस फोर्सेस हैं या एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो नासमझी है वो इसी से पता लग जाती है कि जिस तरह की वो FIR या जिस तरह के वो बयानात जारी करते हैं, उनको शायद जिहाद का ज भी नहीं पता। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है। एक और मैं आपको चीज वाजे कर दूं, हम अभी तक ये मानते रह रहे हैं कि अगर इनको कोई उम्मीद की किरण हो वगैरह वगैरह, ये भी सब बेकार की बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग जाके इन तंजीमों में जाके, और स्पेशली इंटरनेशनल जिहादी तंजीमों में ज्वाइन करते हैं, उनकी कोई लोकल लेवल की ग्रीवेंस नहीं है। उनका ये नहीं है कि वो गुजरात में थे और वहां पर फसादात हुए, इससे वो रोश खा करके जिहादी तंजीम ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये ऐसे हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, इनके पास नौकरियां होती हैं, इनके पास अपने कारोबार होते हैं, लेकिन फिर भी वो जिहादी, जो एक तरह का ये जिहादी कूल बन गया है, और ये इसको बड़ा एक पॉप कल्चर का पार्ट बन रहा है बहुत सारे तबके का। हमारे को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, हम इसको डंबिंग डाउन करके इसको खारिज करने की कोशिश करें। विवेक काटजू साहब, पाकिस्तान से आप इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पहली बात? दूसरी, भारत सरकार को किस तरह का रुख रखना होगा? उसके बाद मैं नवीद चौधरी साहब के पास भी जाऊंगा।
देखिए, मुझे इस वक्त पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान हैं, जो कि पाकिस्तान की सुरक्षा नीति, भारत नीति तय करते हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपने रुख में बदलाव लाएंगे। वो अब उनका नज़रिया बहुत ही शॉर्ट साइटेड हमेशा रहा है, और अब वो जो जिन तंजीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसका इस्तेमाल वो करते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि कुछ तंजीमें उनके खिलाफ हैं जिनसे उनको लड़ना नवीद साहब, क्या पाकिस्तान का यूथ बदल रहा है? क्या टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की बात कम से कम कुछ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान में? अब ये मत कहिएगा कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। नहीं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी है जी। जितनी यहाँ कुर्बानियां दी गई एज ए फ्रंट स्टेट के तौर पर टेररिज्म के 60,000 से ज्यादा की यहाँ शहादतें हुई हैं, और यहाँ जिस तरह से मौतें हुई हैं और जो उसके हिसाब से देखा गया वो चीजें हैं, और फिर जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को खराब किया गया वो भी है। लेकिन आज की यूथ बहुत डिफरेंट यूथ है। आज यूथ के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, उन्हें पता है कि ये जहादी तंजीमें के नाम से जो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, और एक्सप्लॉइटेशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस तरह की जहादी तंजीमें आके सुइसाइडल करें और सुइसाइडल बम मारे और जैसे पूरे दुनिया के अमन को खराब करें। यही वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर आखिरी 30 सेकेंड मेरे दो दूसरे मेहमानों के लिए। मुजीबुर रहमान साहब, इस्लाम में वाकई एक बहुत खूबसूरत रूप है असली इस्लाम का, लेकिन कोशिश की जाती है वहां भी इस्लाम को फैलाने की। परिवार अपने स्तर पर कैसे बचा पाएंगे लोगों को? क्योंकि 4 युवा जो महाराष्ट्र से गए थे, इनके परिवारों को पता तक नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, ये जो आइडियोलॉजी है, ये फिलॉसफी है, और जिसका असर हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, इसको मुस्लिम समाज ने नकार दिया है। हिंदुस्तान में नकारा है, खुद अरब मुल्कों ने नकारा है। आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब क्या स्टेप्स ले रहा है, कितनी कोशिशें कर रहा है। तो और हम ये भी देख रहे हैं कि इराक में क्या हो रहा है और सीरिया में क्या हो रहा है। जी, और जहां तक हम जिस बात पे अभी हम बहस कर वही रहे खतरा हैं, है, वही खतरा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जुलाई 2013 में अलकायदा ने इसी तरह का एक वीडियो निकाला था हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिहाद के लिए वर्गलाने के लिए। उसका कुछ असर हुआ? अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर अलकायदा नेटवर्क को करने की। क्या हमने कभी इसके बारे में अपने वीडियो में कहा उसने? क्या हमने कभी इसके बारे में सुना, या हमारी एजेंसीज ने कुछ मालूम किया कि 2 साल से कहाँ काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये उनकी साख वहां पर खत्म हो चुकी है, उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी कमेंट आपका, क्या वाकई अलकायदा की साख खत्म हो गई है और अयमन अल जवाहिरी की जो अपील है वो खत्म हो जाएगी? उसका कोई फायदा ही नहीं होगा? देखिए, अलकायदा की साख पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस्लामिक स्टेट के आने के बाद उनको एक खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत से ऑलरेडी करीब 17 लोग तो सबूत हैं कि जो इस्लामिक स्टेट के साथ लड़ रहे हैं। एजेंसियों के अनुसार करीब सैकड़ों लड़ रहे हैं, जो कि अधिकतर मध्य पूर्व के राष्ट्रों में गए थे और वहां से। तो चूंकि भारतीय ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट के साथ हैं और अलकायदा के साथ अभी तक कम से कम कोई नॉन भारतीय अलकायदा के साथ नहीं था, तो इसलिए जवाहिरी के लिए आवश्यक था कि भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुसलमान हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके की अपील करें, जिससे कि वो इस्लामिक स्टेट। तो आतंकवादी संगठनों की ओर से कोशिशें अभी भी जारी है, और बहुत जरूरी है कि हम ध्यान से देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह से युवाओं को बरगलाने की कोशिश आज भी हो रही है। आज के प्रश्नकाल में इतना ही। देश के सभी हमारे मेहमान जो जुड़े थे, सबको धन्यवाद। खास धन्यवाद नवीद चौधरी साहब, आपका भी, आप हमारे साथ शामिल हुए इस प्रोग्राम में। फिलहाल इतना ही। देश भर की और दुनिया भर की खास खबरों के साथ लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।